हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दामिनी और आज हम लोग क्लास 12 का जो फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 है उसको समझेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और यहाँ से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। इसलिए इस चैप्टर को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही आज एक ही लेक्चर में लगभग 30 मिनट आपको मेरे साथ रहना है और आपका ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा। इतनी आसानी से इस चैप्टर को कर लेंगे, इतने इजी वे में कि तुम लोगों को अगर कोई भी पूछेगा ना कि अच्छा 4-5 कमिटीज बताओ, आप आसानी से बता दोगे। उनके काम बताओ, आपको रटे होंगे वो। इतने अच्छे तरीके से मैंने इस चैप्टर को आपके लिए कवर किया है और वो भी बहुत सारे डायग्राम्स के माध्यम से, ताकि तुम लोगों को बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को प्रॉमिस करना है मेरे साथ लास्ट तक लगभग 30 टू 35 मिनट्स बने रहना है, ताकि हम इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम ही है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है। यानी कि जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसको पूरे चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट, कमेटीज, ठीक है, फिक्सचर कैसे बनाते हैं, मैनेजमेंट के कार्य क्या-क्या हैं, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, इनको समझेंगे। तो कुल मिला के 5 टॉपिक हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका ये फिक्सचर वाला टॉपिक। हुँ। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका वो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है फिक्सचर एंड टूर्नामेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं तो वो अक्सर इन्हीं 2 टॉपिक से पूछा करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरे टॉपिक में ना, चैप्टर में आपको ये 2 टॉपिक तो स्किप करने नहीं, और इन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो ही ना, इसके बाद तुम्हें कोई लेक्चर देखना ही ना पड़े, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन सा पहला टॉपिक है, फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट के। तो स्पोर्टिंग इवेंट का जब मैनेजमेंट करते हैं तो कौन-कौन से फंक्शन है, वे वेरियस कमिटीज की बात करेंगे, उनके क्या-क्या कार्य है, फिक्सचर की बात करेंगे, टूर्नामेंट की बात करेंगे, एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे, कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 4 से 5 टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है वो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ये जो फंक्शन होते हैं, मतलब जब हम किसी भी स्पोर्ट इवेंट का मैनेजमेंट करते हैं तो उससे पहले हम ऐसे क्या-क्या कार्य करते हैं जिससे कि हमारा जो स्पोर्टिंग इवेंट है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सके। इसके लिए हम लोग कई सारे कार्य करते हैं, जैसे हम प्लानिंग बनाते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, तब जो भी कमेटीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी स्टाफ है उसको रिक्रूट करते हैं, उनको डायरेक्शंस देते हैं और फिर हम देखते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि कंट्रोल स्थापित करते हैं। इस तरीके से किसी भी स्पोर्ट इवेंट का मैनेजमेंट करना है तो उसके 5 इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वही 5 कार्य आपको पता होने चाहिए। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग कुछ नहीं है। प्लानिंग का मतलब होता है कि कुछ भी आपने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, कोई टारगेट डिसाइड किया, तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, ये आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कहा भी गया है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव स्पेसिफिक जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, एडवांस में ही कार्यों को डिसाइड करना कि क्या-क्या हमें करना है। उसके बाद जब आपने कार्य डिसाइड कर लिया, आपने प्लान बना लिया, ठीक है, आपने क्या बना लिया, आपने प्लान बना लिया। प्लान बनाने के बाद आप क्या करोगे, उस प्लान को, आप लोग उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ये किस चीज का प्रोसेस, जिसमें आप लोग प्लान को, जो प्लान आपने यहाँ बनाया है, जो कार्य आपने यहाँ पहले डिसाइड किए हैं, उनको आप लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करते हो। क्यों? ताकि आप अपने जो भी गोल्स है, स्पेसिफिक गोल्स है, उनको अचीव कर सके। इसके साथ ही इसमें जो अलग अलग फैसिलिटीज हैं, जो लोग हैं, उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उनको भी क्या किया जाता है, उनको पहचाना जाता है, ठीक है। लोगों को, फैसिलिटीज को, कि अच्छा ये लोगों की जरूरत पड़ेगी, इस फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसके हिसाब से चीजों को फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है
जिसमें हमने प्लान जो बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। इसमें हम फैसिलिटीज को, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उनको पहचानते हैं कि इन इन लोगों के इतने लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और जब हमने यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। और ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टाफिंग होना चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। स्टाफिंग, स्टाफिंग शब्द स्टाफ से बना है। स्टाफ का मतलब होता है जो भी कर्मचारी है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हमने लोगों को देखा कि इतने इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमने लोगों को क्या किया, स्टाफिंग के तहत हमने उनको रिक्रूट किया। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी सुटेबल वर्क के लिए अप्रोप्रिएट जो पीपल होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट कमेटी के लिए अगर किसी को चेयरमैन बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस बंदे को उस चीज का नॉलेज है कि नहीं है। अगर हम किसी को फाइनेंस कमेटी का हेड बना रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए फाइनेंस के बारे में, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बजट के बारे में, एक्सपेंडिचर, जो भी चीजें हैं फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो वो किसमें की जाएंगी, यहाँ पे हम सुटेबल वर्क के लिए एप्रोप्रिएट लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। नेक्स्ट, स्टाफिंग भी एक प्रोसेस है। वाई, कभी भी एक चीज नोटिस करना, जब भी किसी चीज के पीछे आईएनजी लग जाए वो एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लान मतलब चीजों को डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट में हमने लोगों की पहचान की, उसके बाद हमने फैसिलिटीज की पहचान की, देन फिर हमने पहचान करने के बाद क्या किया, सुटेबल वर्क के लिए अप्रोप्रिएट लोगों को रिक्रूट किया, भर्ती किया। अब रिक्रूट करने के बाद, अब भाई तुमने उनको रिक्रूट कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको डायरेक्शंस देना बहुत जरूरी है, उनको मोटिवेट करना जरूरी है, उनको प्रेरित, उनको लीड करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उनको लीड नहीं करेंगे तब तक वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, डायरेक्टिंग के अंतर्गत, डायरेक्टिंग में क्या होता है, जिन भी लोगों को आपने रिक्रूट किया है, भर्ती किया है, उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, यहाँ तक कि लीड करते हैं, सो दैट आपके जो अचीव गोल्स हैं वो अचीव हो सके। समझ में आ गई बात। प्लान उसका रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट के बाद क्या किया आपने, उनको मोटिवेट किया कि आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, आपको, आपने सबको उनका काम समझाया कि ऐसे से काम करना है, ठीक है। क्यों, ताकि अब अपने जो टारगेट्स है, जो गोल्स है, उनको अचीव कर सके। अब गोल्स को अचीव करने के लिए आपने अपने स्टाफ को मोटिवेट भी कर दिया। मोटिवेट के बाद आप देखोगे कि क्या जो प्लान हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपने पहले से जो प्लान बना रखा था उसके तहत देखना कि सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग भी जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके साथ है कि नहीं है। क्या पता हमने टारगेट्स कुछ अलग सेट किए और काम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, स्टाफ उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। और इतना ही नहीं, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड जो फिक्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हमने पहले से डिसाइड की है, जो प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये डिसाइड करना, ठीक है। तो एक सेकंड बस। सबसे पहले प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद हम लोगों ने प्लान बनाया, देन लोगों की पहचान करेंगे, उसके बाद फिर लोगों की को रिक्रूट करेंगे, उनको डायरेक्शंस देंगे, डायरेक्शन के बाद उनको उन पे कंट्रोल स्थापित करेंगे। इस तरीके से जब ये सारी चीजें, पांचों चीजें एक बार हो जाती है तो पूरा का पूरा जो आपका इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट होता है, वो सक्सेसफुली मैनेज हो पाता है, ठीक है। चलो, ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाम से क्लियर हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कमेटी वाला टॉपिक समझो। देखो, मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग कमिटीज को, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं भाई कि इस कमेटी का काम ये है, इस कमेटी का काम ये है, तो उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बन जाता है। अब होता क्या है कि बहुत सारी कमेटियां गठित की जाती है, क्योंकि इतना बड़ा कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जब होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि 4-5 लोग या 10 लोग मिलकर वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है चीजों को देखना, सारी चीजें अच्छे से हो, इन सभी चीजों के लिए काम करना। इसीलिए क्या होता है, बहुत प्रकार की कमेटियां बनाई जाती है।
कोई खाने-पीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है, कोई ट्रांसपोर्ट की देखता है, कोई डेकोरेशन की देखता है, कोई फाइनेंस देखता है, कोई इक्विपमेंट देखता है, कोई एंटरटेनमेंट देखता है, कोई रिफ्रेशमेंट देखता है, तो कोई गेस्ट को हैंडल करता है, कोई अकोमोडेशन की देखता है। इस तरीके से अलग-अलग कमिटीज़ को अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, ताकि जो भी टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं, वो सक्सेसफुली आयोजित हो सके, ठीक है? और सभी के काम जब बँटे हुए होते हैं, तो सभी के ऊपर किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, अच्छे से कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है और सभी लोग अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी अपने कार्य को कर पाते हैं, जिससे टूर्नामेंट सक्सेसफुली मैनेज होता है। ठीक है? तो अब हम लोग को डिफरेंट टाइप की कमिटीज़ पढ़नी है। देखो पहली जो कमिटी है आपकी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। पहली कमेटी कौन-सी है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग नाम से क्लियर हो रहा है, ये जो कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग, इसका काम क्या होता है? ये ओवरऑल प्लानिंग करती है। प्लानिंग मतलब ओवरऑल प्लानिंग करेगी कि अच्छा ये टीम्स खेल रही है, कहाँ खेलेंगी, शेड्यूल बनाती है। तो टूर्नामेंट की जो ओवरऑल प्लानिंग कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है, कई सारी जो कमेटियाँ हैं इसके अधीन, फाइनेंस, ठीक है? उसके बाद आपकी इक्विपमेंट, परचेज़ कमेटी, टेक्निकल कमेटी, ये सारी कमेटियों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है और इसके अलावा एग्ज़ीक्यूशन ऑफ स्पोर्ट इवेंट, जो स्पोर्ट इवेंट का एग्ज़ीक्यूशन है, ये उसको भी सँभालती है। तो ऑर्गेनाइज़िंग कमेटी का क्या काम है? सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है, इसके अलावा ये ओवरऑल प्लानिंग करती है, देन बाद में स्पोर्ट इवेंट के जो भी प्लान्स बनाए गए, उनको एग्ज़ीक्यूट करती है, ठीक है? सेकंड आती है आपकी रजिस्ट्रेशन कमेटी। जो रजिस्ट्रेशन कमेटी है, नाम से क्लियर हो रहा है, आप किसी भी टूर्नामेंट पे जाते हैं, ठीक है? आप किसी भी स्पोर्ट में जाते हैं, चाहे वो आईपीएल हो या फिर कुछ भी हो, बास्केटबॉल या फुटबॉल हो, तो वहाँ जाने आप ऐसा तो नहीं होता कि आप डायरेक्टली चले जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको, तो बस जो रजिस्ट्रेशन करने का काम है, वो इस रजिस्ट्रेशन कमेटी का होता है। ये क्या करती है, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको रजिस्टर करती है। इसके अलावा एंट्रीज़ जो है, उनको वेरीफाई करती है। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन रखती है, ठीक है? ये सारे काम करती है। देन उसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्ट कमेटी। अब भाई प्लेयर्स को जहाँ पे जो स्टेडियम है, वहाँ तक लाना, फिर उनको वापस उनके घर तक छोड़ना, ये सारा काम कौन करेगा? गेस्ट को लाना, उनको उनके घर तक छोड़ना, मतलब जो उनका स्थान है वहाँ तक छोड़ना। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट कमिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या करती है? जो ट्रांसपोर्ट है उसको अरेंज करती है टीम्स के लिए, ठीक है? स्टेशन से वेन्यू तक या फिर जब वो टूर्नामेंट खत्म करके वापस जाते हैं। तो इसका काम होता है जो टीम्स हैं, जो भी टीम्स हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना, ठीक है? ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करती है। फिर आता है आपका फाइनेंस कमिटी, भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अब इस फाइनेंस कमिटी का काम क्या होगा? आप लोग खुद सोच सकते हैं। इसका काम होता है बजट को प्रिपेयर करना, कि कितना बजट है, किस तरीके से फंड मैनेज करती है, जो भी इनके पास पैसा होता है, जो आता है उसको मैनेज करती है और इसके साथ ही फाइनेंशियली रिपोर्ट करती है। किसको करेगी? ये रिपोर्टिंग व अपने पास भी रखती है, साथ ही ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को ये सारी रिपोर्ट्स हैंड ओवर करती है। ठीक है? तो जो फाइनेंस कमिटी है, इसका काम होता है बजट प्रिपेयर करना, ठीक है? बजट प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट क्या करती है? बजट को प्रिपेयर करेगी, उसके बाद फंड को मैनेज करेगी, फंड को मैनेज करने के बाद फाइनेंशियली रिपोर्टिंग करती है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका टेक्निकल कमिटी। टेक्निकल कमिटी का काम होता है जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसको मैनेज करती है। ठीक है? ऑफिशियल्स जैसे रेफरी हैं, एम्पायर हैं, जजेस हैं, उनको ये जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको मैनेज करती है, उनको अपॉइंट करती है और जो भी आपके रेफरीज़ हैं, जजेस हैं, अंपायर हैं, ये सारे के सारे जो अपने रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है? ये रिजल्ट किसको देते हैं? ये रिजल्ट देते हैं टेक्निकल कमिटी को। टेक्निकल कमिटी को ये रिजल्ट सौंपते हैं, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली इनको कौन अपॉइंट करता है? टेक्निकल कमिटी। इसके अलावा इक्विपमेंट को मैनेज करती है, गेम्स को कंडक्ट कराती है, तो ये सारे काम कौन करती है? रूल्स को, ऑफिशियल्स को, इक्विपमेंट को और गेम्स का कंडक्ट करती है टेक्निकल कमिटी। देन फिर हम लोग बात करते हैं पब्लिसिटी, नाम से क्लियर हो रहा है, पब्लिसिटी कमिटी का काम क्या होता है? ये जो भी इवेंट हो रहा है, स्पोर्टिंग इवेंट, उसको ये प्रमोट करती है। कैसे करती है प्रमोट? तो ये मीडिया के माध्यम से मीडिया को खबर देगी, ये बैनर्स बनवाएगी, जगह-जगह चिपकाएगी, अनाउंसमेंट्स करवाएगी,
ठीक है, तो ये सारे काम कौन करता है? पब्लिसिटी कमेटी। तुम लोग भी देखते हो आईपीएल होने वाला है, उससे पहले आईपीएल हो चुका है सॉरी, यानी कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जब आईपीएल शुरू हुआ तो एक बहुत सारे इसके वो किए जाते हैं, प्रमोशंस होते हैं। कभी टीवी में, कभी यूट्यूब पे, अलग-अलग जगहों पर। तो कौन करेगा? उस काम को वहाँ कौन देख रहा है? उस काम को वहाँ देख रहा है पब्लिसिटी कमेटी। तो ये इस कमेटी का काम ही है प्रमोट करना इवेंट्स को, मीडिया के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से। तभी तो लोग देखने के लिए आएँगे ना, वरना जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा टूर्नामेंट का, वो तो देखने कैसे जाएँगे? इसलिए इस कमेटी का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बार क्विकली देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का काम होता है ओवरऑल प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। देन रजिस्ट्रेशन कमेटी का काम होता है रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स, वेरीफाई एंट्रीज एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट का काम होता है ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना टीम के लिए, कहाँ से? स्टेशन से उनके वेन्यू तक। उसके बाद फाइनेंस कमेटी का काम होता है बजट को प्रिपेयर करना, फंड को मैनेज करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना। टेक्निकल कमेटी का काम होता है मैनेज करना, किसको मैनेज करना? रूल्स को, ऑफिशियल्स को, इक्विपमेंट्स को, ठीक है, और जो गेम्स हो रहे हैं उनका कंडक्ट कराना। देन पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है प्रमोट करना, किसको? स्पोर्टिंग इवेंट को। कैसे? मीडिया के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से और बैनर्स के माध्यम से, ठीक है। और भी कुछ कमेटीज है, देखो और जो नेक्स्ट कमेटीज है वो है आपका एक है बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी। इस कमेटी का काम क्या है? बोर्डिंग से रिलेटेड और ये लोडिंग से रिलेटेड इसका काम है। एक सेकेंड, ये क्या करती है? देखो जब टूर्नामेंट नहीं हुआ है तब क्या करेगी? जब टूर्नामेंट हो रहा है तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट एंड पोस्ट टूर्नामेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये क्या करती है? जो स्टे जहां पे हमारी टीम्स रुकने वाली है, प्लेयर्स रुकने वाले हैं, उनकी स्टे अरेंजमेंट्स को देखती है, रेडी करके रखती है। इसके अलावा जो जो भी प्लेयर्स है उनको जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है ये करेगी। इसके अलावा मेन्यू, खाने में क्या खाएंगे, ये मेन्यू प्रिपेयर करती है कौन? बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी। अब जब टूर्नामेंट चल रहा है तब क्या करेगी ये? तब क्या करती है? ये मेन्यू जो है ये मेंटेन रखती है प्रॉपरली। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन फूड को सर्व करती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या देखती है कि टाइमली जो खाना है उसका अरेंजमेंट हो ये देखती है। साथ में क्लीनिनेस का देखता है कि जहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स रुके हुए हैं, चीफ गेस्ट रुके हुए हैं, क्या वो जगह हाइजीन है, क्या वो साफ है, क्या जो उनको खाना परोसा जा रहा है, क्या वो अच्छा है, साफ है, टाइम से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, वो सब देखती है लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी। उसके बाद जैसे ही टूर्नामेंट खत्म हुआ तो इसका काम क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सामान उसने बांटा था स्टे करने के लिए, उस सामान को कलेक्ट करती है। खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, ये है आपका एक वैलिडिक्टरी एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। नाम से क्लियर हो रहा है कि इस कमेटी का काम क्या होगा? कमेटी का काम होता है एक तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, वैलिडिक्टरी करना, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग के लिए। भाई किसकी प्लानिंग, किसकी एग्जीक्यूटिंग? तो जो आपका ओपनिंग सेरेमनी होती है उसकी प्लानिंग करती है, उसकी एग्जीक्यूटिंग। ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है? ओपनिंग सेरेमनी में आपने देखा एक ब्लैक वेलकम स्पीच होती है, ठीक है, लाइटिंग ऑफ अ लैम्प, मतलब एक दिए को दिया जलाया जाता है। इसके अलावा ओथ लेते हैं, ओथ सेरेमनी, इसके लिए क्या करती है? ये प्लानिंग करती है। इसके साथ ही जब 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 टूर्नामेंट, पोस्ट टूर्नामेंट में अब इसका काम क्या होगा? पोस्ट टूर्नामेंट में इसका काम होगा, ये क्या करेगी? जो आपका क्लोजिंग सेरेमनी है, कहाँ गई क्लोजिंग सेरेमनी? ये रहा। क्लोजिंग सेरेमनी के लिए प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है चीज़ों को, बस। उसके बाद ये जो कमेटी है, ठीक है, इसको देखते हैं। फिर आगे जो भी लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये उनको एंश्योर करती है कि वो वेल मैनेज हो, ठीक है? उसमें चाहे वो इन वेन्यू है, वेन्यू के अरेंजमेंट हो, वेन्यू को डेकोरेट करना है, रिफ्रेशमेंट देना है, एंटरटेनमेंट है, सिक्योरिटी, सब की सब चीज़ देखती है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। यानी कि जो स्टेडियम आप लोग सजे हुए देखते हैं, वो कौन करता है? वो करता है यही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैलिडिक्टरी कमेटी। का काम क्या होता है कि पहले तो क्लोजिंग सेरेमनी सॉरी ओपनिंग सेरेमनी के लिए काम करती है, प्लानिंग करती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती है। देन फिर जो क्लोजिंग सेरेमनी जब होती है, ठीक है? टूर्नामेंट खत्म हो रहा है तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए प्लान करेगी और बीच-बीच में क्या करती है सारे के सारे जो भी लॉजिस्टिक्स वाले काम है ना उनको देखती है कि डेकोरेशन हुआ कि नहीं हुआ वेन्यू पर, क्या एंटरटेनमेंट का, भाई सिक्योरिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें ये देखती है, ठीक है? अब अगला टॉपिक है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। मैंने आपको बताया था कि टूर्नामेंट हमको पढ़ने हैं। टूर्नामेंट और हमें बेसिकली 2 टाइप के टूर्नामेंट पढ़ने हैं। एक आपका नॉकआउट टूर्नामेंट और सेकंड इज़ लीग टूर्नामेंट, ठीक है?
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी है, उसको भी पढ़ लेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, मैं आपको बता दूंगी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट से और लीग टूर्नामेंट से आते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि दो टीमें आपस में खेलती हैं, ठीक है, दो टीमें खेल रही हैं, एक टीम अगर हार गई, ठीक है, ऐसे समझ, देखो 10 टीमों का मैच हो रहा है, उन 10 टीमों के मैच में से दो टीमों का जब मैच हुआ, ठीक है, तो एक टीम अगर हार गई तो वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। समझ में आ रही है बात? अगर एक टीम हार गई तो वो बाहर हो जाती है, इसको ही हम लोग कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। क्लियर हो गया? अब देखो नॉकआउट क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्पिटिशन वेयर अ टीम, या फिर जो प्लेयर है, जहाँ पे एक टीम है, प्लेयर है, वो क्या करते हैं, वो सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं टूर्नामेंट से। किसके बाद? अगर वो एक भी मैच हार जाए, यानी कि अगर वो एक भी मैच हार जाए तो वो डायरेक्टली टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाते हैं। इसीलिए इस टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कम अगर टीम एक बार हार गई तो वो सीधे टूर्नामेंट के बाहर हो जाती है। खत्म बात, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो विनर होता है, जो टीम जीतेगी वही अगले राउंड में जाएगी, और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि फाइनल विनर नहीं मिल जाता है। तो जब तक फाइनल विनर नहीं मिल जाएगा तब तक दो टीमें आपस में खेलेंगी, एक बाहर होगी, फिर दो टीमों के बीच में मैच होगा, फिर बाहर होंगी। तो अल्टीमेटली जब तक कि फाइनल विनर नहीं मिल जाता है तब तक ये चीज कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम्हें भी? उसके बाद क्या होता है, कंपटीशन, बस यहाँ तक याद रखना कि यहाँ पे टीम और जो प्लेयर है वो एलिमिनेट हो जाते हैं टूर्नामेंट से अगर वो एक मैच हार जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लेते कोई किसी टूर्नामेंट पे आईपीएल लेते हैं, वहां पे 8 टीमें खेल रही हैं, ठीक है, पहले राउंड में 8 टीमें खेल रही हैं। अब 8 टीमें खेल रही हैं तो मतलब क्या होगा, दो दो टीम के पेयर्स बनेंगे, तो पहले राउंड में 4 टीमें पहुंचेंगी, क्योंकि 4 टीमें क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है, 4 टीमें पहुंचेंगी। उसके बाद क्या होगा, अगले राउंड में 2 टीमें पहुंचेंगी। जब इन दो टीमों के बीच में मैच होगा तो फाइनली एक विनर निकलेगा। तो कैसे काम करता है समझ में आ गया? 8 टीमों में से पहले राउंड में 4 टीमें निकली, 4 टीमों में से फिर 2 टीमें, क्योंकि दो दो के पेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये इसमें से कोई एक जीता, ये आ गया, इसमें से कोई एक जीता, ये आ गया, इन दोनों के बीच में मैच हुआ, मान लेते 2, तो 2 जीत गया। तो फाइनल जो विनर होता है वो एक ही होता है इसमें, ठीक है। और फाइनल विनर कैसे बनता है, दूसरों पे जीत हासिल हासिल करके, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ू? ओके। अब देखो, ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट है इसके क्या क्या एडवांटेज है भाई। पहला तो आपको समझ में आ गया कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें एक समय बहुत कम लगता है। दूसरा, अगर जल्दी खत्म हो जाते हैं, टीम हर एक राउंड में एलिमिनेट होती चली जाती है, बाहर होती चली जाती है, तो कम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, कम पैसों की जरूरत पड़ेगी, कम एम्पायर्स की जरूरत पड़ेगी, कम रेफरीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि खर्चा कम होगा, ठीक है। तीसरी बात, जो टीम होती है इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है कि इसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, आसानी से इसको चला सकते हैं। आईपीएल में भी, बड़े बड़े वर्ल्ड कप में भी इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखने में बड़ा एक्साइटिंग होता है। क्यों? क्योंकि यार दो टीमें खेल रही हैं, मान लेते हो मैं और एक और टीम का कंपटीशन हो रहा है। मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी चूक कर दी मैंने, तो मैं टूर्नामेंट से बाहर हो जाऊंगी। ये लीग आउट टूर्नामेंट नहीं है, तो मुझे इस चीज का जब डर होगा तो मैं बहुत अच्छा खेलूंगी, इतना अच्छा कि मैं मतलब अपना 100% दूंगी। और जब भी कोई टीम, अब दो टीमें अपना 100% दे, उनको पता है वो बाहर हो जाएंगी, ठीक है, उनको डर है, और इस डर से वो बहुत अच्छा जब खेलती है, तो ये जो टूर्नामेंट होते हैं वो देखने में बड़े एक्साइटिंग हो जाते हैं, बहुत मजा आता है। तुम लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी। इसीलिए क्या होते हैं, ये देखने में बड़े एक्साइटिंग हो जाते हैं। वाई? क्योंकि जो टीम्स है उनको जीतना है किसी भी हालत में। उसके बाद क्या हुआ, वर्सेटाइल फॉर्मेट है, आप इसको स्पोर्ट में, गेम्स में, एकेडमिक कॉन्टेस्ट में ये इसको अपना सकते हैं। इसके अलावा टाइम एफिशिएंट है, मैंने बताया था, क्योंकि फ्यूअर मैच होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकल आएगा। क्लियर विनर होता है, जो चैंपियन होता है ये डिसाइड किया जाता है डायरेक्ट विन ओवर अदर्स। जितने जितने ज्यादा लोगों को आप हराते जाएंगे उतना जीतते चले जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से चैंपियन डिसाइड होता है। हाई स्टेक होते हैं, हर जो एक मैच है ना वो मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हर एक मैच, एक मैच में क्या होगा, अगर एक मैच में भी टीम ने अच्छे से नहीं खेला वो बाहर हो जाएगी, इसलिए एवरी सिंगल मैच मैटर करता है, ठीक है। एक बार हारे, बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट, मैंने बोला सिंपल स्ट्रक्चर है, आसानी से आप इसको रन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं एट ईच राउंड पे। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब इसको समझ सकते हैं।
इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ये फाइनेंशियली अफोर्डेबल है, ठीक है? इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, वो अपना 100% देते हैं। हालाँकि इन पॉइंट्स को भी अगर आप लिखेंगे तो भी वैलिड है ये, और ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं ताकि तुम्हें आसानी से याद रहे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, हाई स्टेक्स होते हैं, एवरी सिंगल मैच जो है मैटर करता है। देन क्लियर विनर विनर होता है, जो विनर होता है वो डिसाइड किया जाता है, डायरेक्ट विन्स ओवर द अदर्स। उसके बाद एक्साइटिंग टू वॉच, क्योंकि एवरी मैच इज़ इम्पोर्टेंट एंड एंगेजिंग होता है। कम टीम्स अपना 100% देती हैं और जो दर्शक होते हैं उनको भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद वर्सेटाइल फॉर्मेट है, हम इसको स्पोर्ट के लिए, गेम्स के लिए, एकेडमिक कॉन्टेस्ट के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम एफिशिएंट है क्योंकि हर एक राउंड में एक-एक टीम बाहर होती चली जाती है और कम मैच होते हैं इसीलिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी आता है, तो टाइम एफिशिएंट है, ठीक है? अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं। देखो, पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है? आपने अगर एक सिंगल मिस्टेक कर दी या मान लेते हैं आप किसी प्लेयर को चोट लगी हुई है, ठीक है? तो वो उसको नॉकआउट किया जा सकता है इवन द बेस्ट प्लेयर, मतलब अगर कोई बेस्ट टीम है, बेस्ट प्लेयर है, अगर उसने एक छोटी-सी गलती कर दी, ठीक है? या फिर उसको चोट आ गई, तो इस ये छोटी-सी गलती जो होती है वो उसको बाहर कर देगी टूर्नामेंट के। यहाँ पे अब ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि कोई बहुत अच्छा प्लेयर है तो एक काम करते हैं उसको अगले राउंड में भेज दें, वो बाई है, ठीक है? बाई होती है इसमें हालाँकि, बट अगर उस बाय मतलब बाई भी दी उनको और बाई देने के बाद भी अगर उसने अच्छे से नहीं खेल पाया किसी कारणवश तो उसको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? अनफेयर मैचअप्स होते हैं। कैसे? देखो, स्ट्रॉन्ग टीम्स कभी-कभी क्या कर जाती हैं, फेस करती हैं कमज़ोर टीमों को, ठीक है? तो इससे क्या होता है, जल्दी फेस कर लेती है उनको कि स्ट्रॉन्ग जो टीम्स होती है माइट फेस वीक वन्स अर्ली, शुरू में उसको फेस कर लेती है। इससे जो गेम होता है वो लेस एक्साइटिंग हो जाता है क्योंकि जो जो भी कमज़ोर टीम है वो जल्दी से जल्दी हार जाएगी। ऐसा होने पर मैच एक्साइटिंग नहीं रह जाता है, ठीक है? तो कम एक्साइटिंग हो जाता है। तीसरा है आपका अर्ली एग्जिट्स होते हैं। कैसे? जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, उनको क्या होता है आसानी से जल्दी एलिमिनेट कर दिया जाता है सून बाय चांस और बैड लक। मतलब बाय चांस या फिर बैड लक क्या होता है, जो भी हमारे टॉप प्लेयर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जा सकता है इसके माध्यम से। उसमें इस चीज़ को मैटर नहीं करता। देन नो सेकंड चांस, एक बार अगर आप एलिमिनेट हो गए, तो आपको रिकवर के लिए कोई सेकंड चांस नहीं मिलता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं फोकस ऑन वन गेम। जो सक्सेस होता है, ठीक है? वो आपका डिपेंड करता है एक सिंगल मैच पर। यानी कि अगर आपका मान लेते हैं 7 मैच होने हैं, तो ये नहीं होगा कि आपने 7 में से 5 मैच जीते हैं, नहीं। आपको 1 मैच जीतना है। आपका जिस टीम के साथ मैच हो रहा है, अगर आपने उस टीम को हरा के आगे चले गए, तो आप जीते हुए माने जाओगे, वरना नहीं माने जाओगे। इसलिए ये बोल रहा है कि जो सक्सेस होता है, वो आपका एक सिंगल मैच पे डिपेंड करता है, ना कि आप कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि आप कंटिन्यूअसली अच्छे से खेल रहे हैं बट स्टिल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक सिंगल मैच अगर आपने खेल लिया, आप आगे निकल गए, वो मैटर करता है, वो आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है। देन एलिमिनेटेड मीन्स आउट, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार आप बाहर हो गए, प्लेयर्स हैव नो मोर रोल रिड्यूसिंग फैन इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक टीम बाहर हो गई, ठीक है? तो उसके बाद उसका टूर्नामेंट में कोई रोल नहीं रहता। उसके जो जो भी फैन होते हैं, उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? इस तरीके से। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि अगर वन बैड डे एंड्स इट, अगर एक खराब दिन है, एक खराब दिन सब कुछ खराब कर सकता है, अंत कर सकता है। दूसरा, कोई इंजरी है या फिर कोई मिस्टेक कर दी, आप बाहर हो जाओगे। अनफेयर मैचअप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम्स कभी-कभी कमज़ोर को पहले फेस कर लेती है। मैच लेस एक्साइटिंग हो जाता है। फिर अर्ली एग्जिट्स होते हैं क्योंकि टॉप प्लेयर्स जो होते हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है बहुत जल्दी चांस के थ्रू या फिर बैड लक के माध्यम से। देन नो सेकंड चांस, व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे रिकवरी वगैरह का ऐसा कोई आपको वो नहीं मिलता है कि आपको रिकवरी का वो मिलेगा, ठीक है? सॉरी, रिकवर देयर इज़ नो वे टू रिकवर फ्रॉम एन अर्ली लॉस। जो आपका शुरुआत में लॉस हुआ है, उससे रिकवर करने का कोई भी चांस नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो सक्सेस होता है एक सिंगल मैच पे डिपेंड करता है, ना कि आपने कंसिस्टेंटली कई सारे मैच खेले हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर आप एक मैच हार गए, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, आपके जो फैन का मज़ा होता है वो समाप्त हो जाता है।
ठीक है? आई होप तुम लोगों को समझ में आया है। मैं इसका एक्चुअली जो ये पूरा पीपीटी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी ये पीपीटी मिल सके और तुम इसको आसानी से पढ़ के समझ सको। अगला है आपका स्टेप या फॉर्मूला टू ड्रॉ फिक्सचर यूजिंग नॉकआउट। हमें क्या करना है, नॉकआउट जो है ना उसका फिक्सचर तैयार करना है। किसका फिक्सचर तैयार करना है? नॉकआउट का। तो नॉकआउट जो टूर्नामेंट होता है उसका फिक्सचर कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस है। देखो समझ लो पहले, हमें क्या करना होता है, कभी भी हम जब फिक्सचर बनाते हैं ना तो हमें ये चीजें लिखनी होती हैं। जैसे कि मैचेस, ये एक्चुअली मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ये इसके पीछे का पर्पस ये है कि एग्जाम में ना एग्जामिनर कभी-कभी आपसे 1 मार्क्स में ये फॉर्मूला पूछ लेता है। इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार तुम इस चार्ट को देखो तुम्हें क्लियर हो जाए कि नॉकआउट में नंबर ऑफ मैचेस को हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स को कैसे निकालते हैं, अपर हाफ में टीम को कैसे डिवाइड करेंगे, लोअर हाफ में टीम को कैसे देंगे, बाई कैसे देंगे। एक बार 2-3 बार इस पूरे टेबल को देख लोगे तुम्हारा टॉपिक एकदम, टॉपिक क्या फॉर्मूला क्या सब तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएँगे। और ये पता है, ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है, ये जो पीपीटी मैंने बनाई है, ये आपका एकमात्र ऐसा सोर्स है कि इसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ लेंगे, हम इसके कुछ क्वेश्चन्स लगाएँगे, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन्स, देन आपका चैप्टर डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे इसको समराइज़ कर लेंगे। मेरे पास वो भी तरीका है कैसे इसको समराइज़ करेंगे, ठीक है? तो मैंने वो भी तैयार करके रखा हुआ है, बट तुम लोगों को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलो। नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे नॉकआउट में? ये याद रखना नॉकआउट है। जब भी नॉकआउट में हम लोग नंबर ऑफ मैच निकालते हैं ना तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 n-1। n का मतलब क्या होता है? एक सेकंड। n का मतलब होता है आपका, n जो होता है n इज इक्वल टू टीम। एन मतलब जो आपकी टीम्स दी हुई हैं, एन उसी को कहते हैं, ठीक है? तो टीम जो भी आपको टीम दी हुई होगी, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आपको 17 टीम 19 टीम का फिक्सचर दिया होता है। तो आप मैच कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं आपके एग्जाम में 17 है, तो आप लोग क्या करेंगे? 17 माइनस 1 यानी कि कितने हो गए? 16 मैचेस होंगे, ठीक है? अगर इवन नंबर दिया है तो भी सेम फॉर्मूला होगा, 8 माइनस 1 यानी कि 7 मैच होंगे। एक और सिंपल चीज़ मैं बता देती हूँ, कभी भी नॉकआउट का अगर आपको मान लेते हैं फॉर्मूला याद नहीं रहा, आप सोच रहे हो यार क्या करें? तो एक काम करना तुम, बस जब भी आप नंबर ऑफ मैचेस निकालोगे ना, तो याद रखना जो टीम की संख्या होती है ना, उससे कम होता है। अगर टीम की संख्या 15 है, तो 14 मैच होंगे, टीम की संख्या 16 है, तो 15 मैच होंगे, अगर टीम की संख्या 10 है, तो 9 मैच होंगे। समझ में आ रही है बात? जितनी भी टीम्स होती हैं, उसमें हमेशा एक कम होता है, ठीक है? अब हमारा मैचेस आ गए 16, राउंड्स कैसे निकालते हैं? k की पावर में, मतलब 2 की पावर लेंगे। अब मान लेते हैं आपको 15 टीम्स दी गई हैं, तो आप 2 की पावर 4 लोगे, 2 जितनी बार आया 4 बार तो 4 राउंड हो गए, ठीक है? सेम यहाँ पे भी होता है 4 राउंड होंगे। वो डिपेंड करता है कि टीम्स कितनी दी हुई है। यहाँ पे भी एक और चीज़ समझ लो, देखो एक एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी टीम 16 से कम हो, ठीक है? क्या हो? 16 से कम है और 8 से ज़्यादा है। 16 से कम और 8 से ज़्यादा यहाँ पे हमेशा 4 राउंड होते हैं। कितने राउंड होंगे? 4 राउंड। तो एक बार समझ लो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हें कभी इसमें डाउट नहीं होगा। और अगर 8 से कम है और 4 से ज़्यादा है, 8 से कम 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 राउंड होंगे। कितने राउंड होंगे? 3 राउंड होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद अगर मान लेते हैं 16 से ज़्यादा है, 16 से ज़्यादा है और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 से कम है, तो इस कंडीशन में होते हैं आपके 5 राउंड, ठीक है? तुम अगर ये याद कर सकते हो, तो ये याद कर लेना, बहुत सिंपल है ये। राउंड्स लिखना होगा जब भी 8 से बड़ा है, 16 से छोटा है 4 राउंड, 4 से बड़ा है, 8 से छोटा है 3 राउंड, 32 से छोटा है और 16 से बड़ा है, तो वहाँ पे होते हैं 5 राउंड, क्योंकि हम लोग राउंड हमेशा पावर में निकालते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक इतना? चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, राउंड्स बता दिए। टीम्स को जब हम डिवाइड करते हैं अपर हाफ में और लोअर हाफ में, तो जब भी ऑड नंबर की टीम दी होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? उसके बाद होता है यहाँ पे, अगर ये है अपर हाफ में और लोअर हाफ में क्या होता है, यहाँ n माइनस 1 कर देते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? n का मतलब आप जान चुके हैं, n मतलब टीम, टीम कितनी है? 15 है, तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, यानी कि 8, और 15 इसे 1 माइनस करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 7, तो 7 नीचे 8 ऊपर, ये भी एक तरीका है।
एक और तरीका मैं बताती हूँ। देखो कभी भी ना जब आप लोग ऑड टीमें दी हुई है, मान लेते हैं आपको 19 टीमों का फिक्सचर बनाने को दिया हुआ है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब ऐसा नंबर दिया हुआ है या आपको 17 नंबर दिया हुआ है जो 2 से नहीं कट रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब भी हम टीम्स को अपर हाफ में, लोअर हाफ में बांटते हैं, या अपर हाफ लोअर हाफ का मतलब होता है कि जो फिक्सचर जब हम बनाते हैं ना, तो ऊपर की तरफ जो टीम्स रखी होती है उनको अपर हाफ की टीम कहते हैं, और जो नीचे की ओर टीम्स रखी होती है उनको हम लोग लोअर हाफ की टीम्स कहते हैं, ठीक है। अपर हाफ, लोअर हाफ, ओके। तो अपर हाफ पे हमेशा जब भी हम ऑड नंबर की टीम हमें दी हुई है और हमें निकालना है कि अपर हाफ में कितनी टीम्स होंगी, लोअर हाफ में कितनी टीम्स होंगी, तो हमेशा हम ना अपर हाफ वाले को एक एक्स्ट्रा दे देते हैं, हाफ से एक एक्स्ट्रा। अगर मान लेते 17 है, ठीक है, 17 अगर है तो 17 में से हम क्या करेंगे, उसमें आप निकाल सकते हो, 17 अगर है तो इसका हाफ कर लो, तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 नीम 18, तो 9 टीम आ जाएंगी। कितनी आएंगी, 9 टीम, 9 टीम आएंगी ऊपर। तो यहाँ पे कितनी आ गई, तो एक चीज याद रखना, जब भी टीम्स को देते हैं तो हमेशा अपर हाफ में एक ज्यादा आती है और लोअर हाफ में कम आती है। अगर क्या हो, मान लेते हैं आपको नंबर दिया हुआ है 8, 4, ठीक है, या फिर दिए रखा है 10 या 20 टीमों का फिक्सचर बनाना है, तो ये तो इवन है जो 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक राउंड्स ऑफ ये मैचेस का जो नंबर है, राउंड्स का नंबर है, वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आके ये चीजें बदल जाएंगी। कौन सी, यहाँ पे जब आप टीम्स को डिवाइड करेंगे, क्योंकि सिंपल है भाई, अगर 10 दिया हुआ है तो 5 अपर हाफ में, 5 लोअर हाफ में, अगर 20 दिया हुआ है तो 10 अपर हाफ में, 10 लोअर हाफ में, ठीक है। इस तरीके से आप टीम्स को डिवाइड कर लेंगे। तो सेम फॉर्मूला होता है जब इवन नंबर होता है, ऑड में कुछ नहीं है। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, फॉर्मूला भूलना मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। तो n+1 n-1 का याद रखना, और एक चीज याद रखो, देखो कैसे तुम लोग याद रखोगे, मेरे को ना एक्चुअली प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन होता था। जब हमेशा याद रखो, जब भी ऊपर जाते हैं तो प्लस करते हैं, नीचे जाते हैं तो माइनस करते हैं ना माइनस। तो ऐसे ही याद रखना, जब ऊपर जा रहे हैं यानी कि अपर हाफ में हम लोग प्लस करेंगे और लोअर हाफ में माइनस करेंगे, क्लियर, ठीक है। क्या उसके बाद सेम यहाँ पर भी है फॉर्मूला। अब बाई कैसे निकालते हैं ये देख लो, बाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2k की पावर n, n मतलब वही टीम है, तो 2k की पावर कितना लेंगे, जो यहाँ पे हमने राउंड लिया, अगर यहाँ पे हम 4 लेंगे तो यहाँ पे भी हम 4 लेंगे, यहाँ पे अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग 3 लेंगे, यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 यानी कि 4, और आपका कितना आया था उसमें 15। तो ये हमेशा एक्चुअली जो ये नंबर होता है ना, ये टीम से ज्यादा होता है, मतलब जितनी टीम्स आपको दी हुई है उससे ज्यादा ही होता है ये नंबर, ठीक है, जो के होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। बाई जब भी आप लोगे, मैं बताऊंगी आगे बाई क्या होता है, बाई जो होता है वो टीम से हमेशा ज्यादा होता है, इस चीज को हमेशा याद रखना। अगर आपके पास 15 टीम है तो आप 16 लोगे, आपके पास मान लेते हैं अगर 12 टीम भी है भाई तो भी तुम 16 ही लोगे, तुम्हारे पास अगर 11 टीम है तो भी तुम बाई में 16 ही लोगे, क्योंकि बाई हमेशा, बाई जो होती है वो टीम से बड़ी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये तो बस कुछ फॉर्मूलाज थे, उनको याद रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ये वाला है, ये बिल्कुल नहीं भूलना, और एक ये वाला है, तो भूलना ही नहीं है, बस कैसे भी करके याद कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाती हूँ, वेयर k इज द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 सच दैट 2 की पावर k बड़ा होता है n से, n बड़ा होता है 2 की पावर k माइनस, ठीक है। ये चीज अभी रहने दो, ये याद रखो, हमेशा ये बड़ा होता है 2 की पावर n, जो होता है वो n 2 की पावर k n से हमेशा बड़ा होता है, ये मत भूलना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर दिया, 1 मिनट दो मुझे जरा। देखो अब समझो, हमें ना 9 टीम्स दी हुई है, उसका हम लोग को क्या तैयार करना है, उसका हमें फिक्सचर तैयार करना है, ठीक है। 9 टीम्स, कबड्डी टीम्स का हमें फिक्सचर तैयार करना है, वो भी हमें किस मेथड से करना है, नॉकआउट, ओके। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप पहला क्या था, मैचेस को कैलकुलेट करेंगे। मैच को कैलकुलेट तुम्हारे सामने ही करके दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, मैच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था n-1, और हमारे पास n कितना है, दिस इज आवर n, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 9 जो है वो हमारा n है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9-1 डिवाइडेड बाय, मतलब 9-1 मतलब 8, तो मैच कितने होंगे 8,
उसके बाद सेकंड में हम लोग राउंड्स निकालेंगे। राउंड्स कितने होंगे याद करो, मैंने क्या बोला था, 8 है, 8 से बड़ा है तो हम लोग क्या लेंगे, अगर 8 से बड़ा है तो हम लोग, अगर 8 भी है या 8 से बड़ा है तो हम लोग क्या लेते, वहां पे क्या लेंगे, 8 तक, सॉरी 8 से छोटा है 8 तक है तो वहां पे 3 राउंड होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। तो कितने राउंड होंगे, जो 3 है इसका मतलब 3 राउंड होंगे, ठीक है। और कितने हाफ्स होंगे, बताओ कितने हाफ्स होंगे, तो कुल मिला के 2 हाफ्स होंगे। एक होता है आपका अपर हाफ ऊपर वाला, और सेकंड होता है आपका लोअर हाफ। ऐसे ही आपको एग्जाम में फेस करना है, डन। सेकंड हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग टीम्स फॉर अपर हाफ एंड लोअर हाफ, मतलब हमें टीम्स को डिवाइड करना है। डिवाइड द नंबर ऑफ टीम्स फॉर अपर हाफ एंड लोअर हाफ, कैसे करते हैं ये देख लो। देखो जब भी हम लोग, मैंने क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला था अपर हाफ में, क्योंकि यहाँ पे पहले देख लो क्या है ये, दिस इज अ ऑड नंबर, तो वही बात है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अपर हाफ के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ गया। यहाँ पे 9 में 1 माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ गया, ठीक है। तो 5 टीम हमारी अपर हाफ में जाएंगी, 4 टीम जाएंगी लोअर हाफ में। यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बाई निकालेंगे। बाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, 2k की पावर माइनस n। जहाँ पे जो 2 होता है वो हमेशा n से बड़ा होता है, तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया, 3 लिया, तो यहाँ पे भी लेंगे 3 माइनस, क्या कर देंगे उसको, एक्चुअली हम लोग यहाँ से इससे बड़ा लेंगे तो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ओके, यहाँ पे 4 लेंगे तो ये जाएगा 16 माइनस 9। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, एक वहां गया तो हो जाएगा 7। टोटल कितनी बाई देनी है हम लोगों को, 7 बाई देनी है, ठीक है। अब हम लोगों को 7 बाई देनी है, 7 बाई देनी है। यहाँ पे भी अगर हम देखें इसको, नंबर ऑफ जो राउंड्स है वो ले तो सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 8 लेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना इससे, 16 लेंगे तो चल चल जाएगा ये। यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, एक सेकेंड दो मुझे, मैं इस चीज को एक बार कंफर्म करूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 4 लेंगे, ठीक है, जो ये वाला पार्ट था, सॉरी ये थोड़ा सा इरेज हो गया, n-1, यहाँ पे ये था लोअर हाफ, हाँ, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4, यानी कि कुल मिला के 4 राउंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 में से 7 को 9 को माइनस करेंगे, 7 बाई देनी है। अब ये जो बाई है इसका एक और चीज समझो तुम लोग, बाई का देखो, जब भी बाई जो होती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, जब भी जो बाई है, आगे बताऊंगी इस बात को, जब बाई ऑड होती है, ठीक है, इवन का तो क्लियर है भाई, इवन अगर है तो हाफ हाफ कर दो, हाफ यहाँ हाफ यहाँ। ऑड में हाफ, ऑड में फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बी अपर हाफ में बाई देंगे तो b-1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है अपर हाफ के लिए, ठीक है। और जब हम लोग लोअर हाफ में देते हैं तो होता है b+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें अपर हाफ में बाई देनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, दोबारा बताओ एक बार याद करो। अपर हाफ में बाई देने का फॉर्मूला होता है, अपर हाफ में बाई देनी है तो क्या करेंगे, अपर हाफ में बाई देनी है तो क्या करेंगे, अपर हाफ में अगर हमें बाई देनी है तो हम लोग क्या करते हैं, बी बी माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, बी में हम लोग एक माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर लोअर हाफ को देनी है तो बोलेंगे एक तुम ज्यादा ले लो, तो हम इसको क्या करेंगे, बी में +1 कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दिख रहा है, दोबारा बी में 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बी क्या था, कितना था हमारा, बी हमारा था, ये है बी, बी था हमारा 7, 7 में से एक माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से एक, 7 में एक प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, ठीक है।
कितना हो जाएगा 4। तो हम लोगों को कितनी बाई देनी है, अपर हाफ में हमें 3 बाई देनी है, लोअर हाफ में हमें 4 बाई देनी है। मैं इसका एक और सिंपल फॉर्मूला बता दूं, तुम्हें ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, जब भी आप बाई देते हो ना, तो बाई का हमेशा एक फंडा याद रखो कि जो बाई होती है, अगर ऑड नंबर की बाई दे रहे हो तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसका सिंपल तरीका समझो। अगर आप लोअर हाफ में बाई दे रहे हो तो बाई जितनी भी होती है उससे एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा लोअर हाफ को मिलती है। लोअर हाफ को हमेशा एक एक्स्ट्रा दे देना, फिर जो बचेंगी उनको अपर हाफ वाले को दे देना। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर मान लेते हैं 11 बाई देनी है, ठीक है, 11 बाई देनी है तो कैसे दोगे, अपर हाफ को कितनी बाई जाएंगी तुम्हें नहीं पता, लेकिन लोअर हाफ का तो पता है। लोअर हाफ को हमेशा आधे से एक ज्यादा बाई मिलती है, तो आधे से कितना हो गया 6 बाई। 6 बाई लोअर हाफ को गई, बची 5 अपर हाफ को दे दी। ऐसे ही क्या हुआ, मान लेते 7 बाई देनी है, 7 बाई में से 3, 4 किसको दे दोगे, 4 किसको दोगे, 4 लोअर हाफ को दे दोगे। हाफ से एक ज्यादा दे दिया लोअर हाफ को, और फिर बचा आपका 3, तो 3 चला जाएगा अपर हाफ को। तो बाई हमेशा अपर हाफ को एक कम मिलती है, लोअर हाफ को हमेशा एक ज्यादा मिलती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक इतना? बस अब चीज क्लियर होगी। अब हमें बाई देनी है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बाई का सीक्वेंस देखो। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ एलोकेशन या अरेंजमेंट ऑफ बाईज इन पिक्चर। अब हमें बाई का अरेंजमेंट देखना है कि बाई कैसे दी जाती है। ठीक है, जो बाई होती है, यहाँ पे भी एक चीज समझ लो तुम लोग। देखो, हमें कुल 7 बाई देनी थी, इसमें कितनी बाई होंगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब समझना क्या होता है। देखो, जब भी ये वाली जो बाई होती है, ठीक है, ये और नंबर वाली बाई, ये जो बाई होती है ना, मैं इनको यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो। ये जो बाई होती है ये हमेशा लोअर हाफ को जाती है। किसको जाती है, ये जाती है हमेशा लोअर हाफ को। किसको जाएंगी, लोअर हाफ को। तो हमेशा याद रखना, जो ऑड बाई होती है, ऑड नंबर वाली जो बाई होती है, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। 2 मिनट लगा के समझ लो, तुम्हारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ऑड नंबर की बाई जैसे 1 3 5 7, ये हमेशा जाती है लोअर हाफ को। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी बच गई हमारे पास, बताओ कौन कौन सी बची है, कौन कौन सी बची है। देखो, एक हमारे पास ये बची है, 2 4 6, जो 2 से मल्टी डिवाइड होती है। तो जो इवन नंबर की बाई होती है, ठीक है, इवन नंबर की जो बाई होती है, जैसे कि 2 4 6 8, ये हमेशा जाती है अपर अपर हाफ को, अपर वाले को, ऊपर वाले को जाती है। क्लियर हो गया? अब तुम खुद ही देख लेना। अब देखो, सिर्फ उस चीज जो मैंने बताया उसको यहाँ पे नोटिस करो। पहली बाई, फर्स्ट बाई किसको गई है, लोअर हाफ को। ठीक है, थर्ड बाई किसको गई है, लोअर हाफ को, ये भी सही है। फिफ्थ बाई किसको गई है, देन फिर से लोअर हाफ को गई है। और सेवेंथ बाई गई है, किसको गई है, लोअर हाफ को। बहुत क्लियरली आप जो चीजें मैंने बताई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें क्लियर होगी ना। बाई देने में एक्चुअली बच्चे गलती करते हैं, बहुत गलतियां होती है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ तक, अगर तुम्हें क्लियर है तो बाई तो तुम अल्टीमेटली दे ही दोगे अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो, जो पहली बाई होती है, पहली बाई हमेशा लोअर हाफ को जाएगी, तुम्हें पता है। लोअर हाफ की जो लास्ट टीम होती है उसको जाएगी, कैसे जाएगी, लास्ट टीम को। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो बाई जाएगी, अपर हाफ को जाएगी, पहली टीम को। ठीक है, थर्ड बाई जाती है आपकी जो लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है। फोर्थ बाई जाएगी, कहाँ जाएगी, इवन है तो बिना सोचे बताओ क्या हो जाएगा, अपर हाफ। अपर हाफ में कहाँ जाएगी, अभी हम लोगों ने फर्स्ट दे दिया तो लास्ट बचा, लास्ट चली गई। यहाँ तक किसका मतलब चीजें क्लियर है? पांचवी बाई कहाँ जाएगी, याद करो कहाँ जाएगी पांचवी, ऑड। ऑड मतलब इवेंट, नहीं नहीं नहीं, लोअर हाफ। तो लोअर हाफ में गई बाई, ठीक है, लोअर हाफ में चली गई। अब लोअर हाफ की किस टीम को जाएगी, पहली को जा चुकी है, लास्ट में हम दे चुके हैं, तो लास्ट से जो थोड़ा सा ऊपर है, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट को जाएगी। अब सिक्स बाई कहाँ जाएगी, अपर हाफ को जाएगी। देख लो, अपर हाफ को गई। अपर हाफ की किस किस की टीम को दे दिया हमने, पहली को दे दिया हमने, लास्ट को दे दिया। अब जाएगी सेकेंड, सेकेंड टीम को जाएगी, ऊपर से सेकेंड टीम को जाएगी। क्लियर? सेवेंथ बाई किसको जाएगी, सेवेंथ ऑड नंबर है, ऑड मतलब लोअर हाफ, तो लोअर हाफ को गई। लोअर हाफ में भी किसको जाएगी, सेकेंड अपर, सेकेंड अपर क्लास सेकेंड अपर टीम को। ठीक है,
अब हम इसका फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। देखो, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9 टीमों का ही बनाना था ना, ठीक है? अपर हाफ में कितनी थी टीमें? 1, 2, 3, 4 कितने राउंड थे? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 देन राउंड 4। मैं यहाँ पे इसको व्हाइट से ले रही हूँ। अब किस-किस को हमने बाई दे दी थी? बाई देखो किसको पहली गई? मैं यहाँ लिख देती हूँ ये लोअर हाफ और ये अपर हाफ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अपर हाफ, लोअर हाफ क्लियर है तुम्हें? पहली बाई जाएगी लोअर हाफ की लास्ट टीम को, B1 लिख रही हूँ। ऊपर जाएगी अपर हाफ की लोअर हाफ की लास्ट टीम को, देन अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। उसके बाद ऐसे देखो, ऐसे गया, ऐसे गया। अब चीज़ें आएँगी यहाँ पे। तीसरी बाई जाएगी यहाँ, ठीक है? चौथी बाई जाएगी यहाँ, देन 5वीं बाई जाएगी, कहाँ जाएगी 5वीं बाई? 5वीं बाई जाएगी यहाँ और छठी बाई जाएगी यहाँ, देन 7वीं बाई कहाँ जाएगी? 7वीं बाई जाएगी यहाँ। देख लो अब आप लोग, 7th बाई किसको गई थी, ठीक है? इस तरीके से अब जिनको बाई मिला उनको वो नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ खेलेंगी, वो डायरेक्टली यहाँ खेलेंगी। वो पहले राउंड में खेल ही नहीं रहे हैं, ये भी डायरेक्टली यहाँ खेलेगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। बस मैच अगर होगा, तो मैच किनके किनके बीच में होगा? बस पहले राउंड में इसके और इसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। यहाँ से भी कोई एक विनर निकलेगा, वो आगे जाएगा सेकंड राउंड में। तो अब इन दोनों के बीच में होगा और इसके बीच में मैच होगा, ठीक है? इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, ठीक है? इन दोनों टीम्स के बीच में होगा। यहाँ से कोई एक माने 3 विनर निकला, 3 के साथ और B4 के साथ, जिसके साथ मैच होगा। अब इसमें से कोई एक जीतेगा, वो आगे निकलेगा। इनमें से कोई एक जीता, फिर वो आगे निकला, ठीक है? यहाँ से भी किसके साथ हुआ? 6 और 7 में मैच हुआ, मान लेते हैं 7 जीत गया। 8 और 9 में हुआ, 9 जीत गया। तो फिर इन दोनों के बीच में मैच होगा, तीसरे राउंड में इन दोनों के बीच में मैच होगा। यहाँ से एक निकल के आया चौथे राउंड में, यहाँ से निकल के आया एक, जो भी जीतेगा वो आ गया। अब लास्ट राउंड में इन दोनों के बीच में मैच होगा और मान लेते हैं यहाँ पे हुआ था इसके बीच में, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, टीम नंबर 9। तो यहाँ पे जो टीम नंबर 9 है, वो क्या हो जाएगी? विनर हो जाएगी। डन? इस तरीके से बनेगा, ठीक है? ये मैंने छोटा बनाया है। मैंने आपको एक होमवर्क में भी दिया है, ताकि तुम लोगों को चीज़ें वो रहे। कहाँ गया? नेक्स्ट में है ना? हाँ, देखो मैंने क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ फिक्सचर, मतलब वो करना है आपको, फिक्सचर ऑफ 10 टीमों का आपको फिक्सचर ड्रॉ करना है प्रॉपर। कैसे करोगे? इवन है ये, इवन है, तो वही है, अपर हाफ में कितनी जाएँगी? 5, लोअर हाफ में कितनी जाएँगी? 5, बस फिर ऐसे ही ड्रॉ करना है। बाई दोगे? बाई हमेशा मैं बताऊँगी बाई क्या होता है। देखो बाई का मतलब समझो, बाई का मतलब होता है कि आप कुछ टीमों को ना पहले राउंड में नहीं खेलने देते हो, आप उन टीमों को सीधे अगले राउंड में भेज देते हो, इसको बोलते हैं बाई, ठीक है? बस यही है बाई। अब क्या करना है? सीडिंग, सीडिंग का मतलब समझो फिर बाय बताती हूँ। सीडिंग का मतलब क्या होता है? मैंने तुम लोगों को एक प्रॉब्लम बताई थी नॉकआउट की, उसमें क्या था नॉकआउट में, कि जो भी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, वो क्या हो जाती है? वो जल्दी आउट हो जाती है, ठीक है? ये बड़े दुःख की बात थी। तो देखा लोगों ने, जो भी स्पोर्ट मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो टॉप प्लेयर हैं या फिर जो टॉप टीम है, ठीक है? उनको हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट में ना सीधे हम लोग उनको क्या कर देते हैं? सीड कर देते हैं। मतलब कि उनको सीड करने का मतलब क्या हुआ, कि वो जो भी टॉप टीम है ना, वो आपस में नहीं खेलेंगी, हम सीधे उनको अगले राउंड में भेज देंगे, ठीक है? मान लेते हैं जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, सीडिंग एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे टॉप प्लेयर को या टीम्स को अरेंज किया जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट में, ताकि दे डू नॉट मीट इन द अर्ली राउंड, ताकि जो मजबूत टीमें हैं, वो शुरुआती राउंड में एक दूसरे के साथ ना खेल सके।
क्योंकि अगर वो शुरुआती राउंड में एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो वो जल्दी कोई ना कोई एक टीम हारेगी और वो बाहर हो जाएगी, ठीक है? ऐसे में क्या होगा, हमारी जो एक मजबूत टीम होगी वो बाहर हो जाएगी और ऐसे फिर ऐसा क्या होता है कि जब मजबूत टीम बाहर होगी तो दर्शकों का जो खेलने का, जो खेल देखने का मज़ा होता है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है? और इससे क्या होता है, पूरा स्पोर्ट मैनेजमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो लोग कुछ टीम्स को, कुछ प्लेयर को सीड कर देते हैं कि आप क्या करो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप अभी मत खेलो, ठीक है? आपको हम सीधे अगले राउंड में भेजेंगे, आप अगले राउंड में खेलना। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जो बेस्ट कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है? ये एन्श्योर करना कि बेस्ट कॉम्पिटिटर जो होते हैं, वो जल्दी से एलिमिनेट ना हो। अगर वो एलिमिनेट हो जाएँगे तो तुमने भी देखा होगा, कभी-कभी आईपीएल आप सभी देखते हैं। आईपीएल में तुमने देखा होगा, अगर अगर जो बेंगलुरु है, ठीक है? बेंगलुरु है या फिर मुंबई इंडियंस है, अगर वो पहले बाहर हो जाए तो यार मज़ा नहीं आता है देखने में। हमें लगता है यार क्या अच्छे-अच्छे प्लेयर्स तो सारे बाहर हो गए हैं, ठीक है? चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो जाए, तो कहीं न कहीं हमें थोड़ा दुःख भी होता है, तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। इस एक्साइटमेंट को बनाने के लिए कि जो मजबूत प्लेयर्स हैं वो जल्दी आपस में ना भिड़ें, ठीक है? और जल्दी ना भिड़ें तो वो निकले भी ना बाहर, इस चीज़ को रोकने के लिए ही इस सीडिंग के मेथड को लाया गया, जिसमें जो कम मजबूत टीमें होती हैं, उनको सीधे अगले राउंड में भेज दिया जाता है, सीड कर दिया जाता है ताकि वो एक-दूसरे के साथ ना खेल सकें, ठीक है? ओके। इसका पर्पस होता है कि वो पहले से ही मतलब जल्दी से एलिमिनेट ना हो और बेस क्या होता है? रैंकिंग होता है, पास्ट परफॉर्मेंस होती है, इस आधार पे होता है। सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करती है किसको सीड करना है, किसको नहीं करना है। तो ये जायज़ अब तुम लोगों को थोड़ा ये नहीं लग रहा है, यार ये क्या बात होती है? मजबूत टीम्स है तो क्या उनको डायरेक्टली अगले राउंड में भेज देंगे? उनको खिलाने का तो वो होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं पूरी ये एक्चुअली स्पोर्ट इवेंट के हित में ही है ये बात, कि उनको अगले राउंड में भेजा जा रहा है खेलने के लिए ताकि जो दर्शक आए हैं देखने के लिए उनका मनोरंजन होता रहे, उनको मज़ा आता रहे अल्टीमेटली पैसे आते रहें, ठीक है? सीडिंग का मतलब क्लियर है? अब देख लो बाई और सीडिंग क्या होता है? बाई और सीडिंग कुछ नहीं भाई, बाई और स्पेशल सीडिंग बहुत सिंपल है। बाई का मतलब होता है हम जो भी प्लेयर्स होते हैं या टीम्स होती है, ठीक है? उनको हम लोग अलाउ करते हैं ऑटोमैटिकली कि वो क्या करें नेक्स्ट राउंड में खेलें। समझ में आ रही है बात? वो क्या करें ऑटोमैटिकली एडवांस टू द नेक्स्ट राउंड विदाउट प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड मतलब पहले राउंड में खेले बिना ही डायरेक्टली सेकंड राउंड में। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ टीम्स होती हैं, ठीक है? कुछ टीम्स होंगी जिनको हम क्या करेंगे, जिनको अलाउ करेंगे कि वो पहले फर्स्ट राउंड में ना खेल के सीधे वो सेकंड राउंड में खेलें। समझ में आ रही है बात? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बाई। बाई अब देने का कैसे कैसे दी जाती है? कब दी जाती है बाई? जब भी इवन नंबर का ना हो मतलब जब गिवन व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज नॉट अ पावर ऑफ 2 इट मीन्स कि जब जो टीम्स दी गई है वो इवन नंबर में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? 19 है, 17 है, 15 है, ये इवन नंबर नहीं है, इनका फिक्सचर तुम ड्रॉ करोगे नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में क्या दी जाएगी? बाई दी जाएगी। और बाई जो होती है किसको दी जाती है? हाई सीडेड जो हायर सीडेड प्लेयर्स होते हैं या जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको दी जाती है, ठीक है? क्योंकि वो प्लेयर्स हैं उनको पहले राउंड में ना खेल के सेकंड राउंड में भेज रहे हैं ताकि जो भी एक्साइटमेंट है वो बनी रहे, ठीक है? उसके बाद स्पेशल सीडिंग का मतलब होता है, स्पेशल सीडिंग कुछ नहीं है। स्पेशल सीडिंग में क्या बोलती है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ टीम्स हैं जिनको हम सीधे फाइनल टूर्नामेंट में खिलाएँगे या फिर क्वार्टर्स में खेल डायरेक्टली खेलेंगे, ठीक है? मान लेते हैं 9 टीम है, 9 टीम में से 2 टीम को कहा गया है कि तुम एक काम करो, तुम डायरेक्टली ना फाइनल्स में खेलना। किसमें खेलना? फाइनल्स में खेलना। समझ में आ रही है बात? तो ये बोले कि हाँ, ठीक है हम फाइनल्स में खेल लेंगे। अब इससे पहले के जितने भी राउंड्स होंगे तो ये टीम्स नहीं खेलेगी, इसको बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग का मतलब क्या होता है, ये कब क्यों दी जाती है ताकि डिफेंडिंग चैंपियंस को डिफेंड करने से बचाया जा सके। जो टॉप रैंक प्लेयर्स होते हैं रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी, कोई ऐसा प्लेयर है जो टॉप रैंक था, ठीक है, उसको इंजरी हो गई थी, तो उसको सीधे स्पेशल सीडिंग के माध्यम से क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? तो बोला जाएगा एक काम करो, तुम मत खेलो, तुम सीधे क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में खेलना। वो कहेगा ठीक है, मेरे पैर में चोट लगी थी, मैं अगले राउंड में खेल लूँगा मतलब फाइनल्स में खेल लूँगा। तो बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। और बाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कुछ टीमों को, जहाँ पे कुछ प्लेयर्स को पहले राउंड में खेलने का मौका नहीं दिया जाता है, उनको सीधे दूसरे राउंड में खेलने का मौका मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाई। समझ में आ रही है बात? और सीडिंग का मतलब होता है जहाँ पे टॉप टीम्स, टॉप प्लेयर्स जो होते हैं, जब आपस में एक साथ नहीं खेलते हैं, ठीक है? कुछ टॉप प्लेयर्स को, टॉप टीम्स को हम सीधे अगले राउंड में भेज देते हैं। समझ में आ गई बात? या फिक्सचर को ऐसे तैयार करते हैं कि आपस में मजबूत टीमें एक बार में ना भिड़े। क्लियर हो गया? क्योंकि एक बार में भिड़ेंगी
खेलेंगी तो अच्छी टीमें बाहर हो जाएँगी, कमज़ोर टीमें फाइनल में पहुँच जाएँगी, मज़ा खराब हो जाएगा, दर्शक देखेंगे नहीं, ठीक है? टिकट्स नहीं बिकेंगी, इसलिए। नेक्स्ट क्लियर है ये चीज़? आप जल्दी-जल्दी कंप्लीट करते हैं। सीडिंग का मैंने तुम्हें बता दिया, ये वही है। बाई हो गया, देन लीग टूर्नामेंट। अब लीग समझ लो क्या है। लीग टूर्नामेंट कुछ नहीं है, लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है एक ऐसा टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ लिया, उसके ऑपोज़िट है। जहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट में 2 टीमें खेलती हैं और एक टीम अगर हार जाए तो दूसरी वो बाहर हो जाती है, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी टीम्स खेलती हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है कि जितनी भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है लीग आउट टूर्नामेंट में, वो टीमें ना हर एक टीम के साथ एक-एक बार ज़रूर खेलती है। समझ में आ रही है बात? एक-एक बार खेलेगी, 2-2 बार खेलेगी, 2 से ज़्यादा बार भी खेलती है। इसको बोलते हैं लीग आउट टूर्नामेंट। और अगर वो हार भी जाती है ना, तो वो मैच में बनी रहती है, वो बाहर नहीं होती है। जैसे नॉकआउट में हो रहा था, नॉकआउट में बाहर हो जा रही थी, टूर्नामेंट के बाहर फेंक दिया उसको। लेकिन यहाँ पे अगर वो मान लेते हैं टीम ए है और टीम ए का अगर बी के साथ मैच हुआ, ठीक है? तो अगर वो मान लेते हैं टीम ए हार गया, तो टीम ए को बाहर नहीं निकाला जाएगा टूर्नामेंट के, कि टूर्नामेंट के बाहर निकाला जाएगा, समझ में आ रही है बात? बल्कि टीम ए भी बना रहेगा और टीम बी भी बना रहेगा। फिर टीम ए का सी के साथ मैच होगा, टीम ए का डी के साथ, टीम ए का डी के साथ, फिर टीम ए का ई के साथ। ऐसे करके जितने भी टीम्स होंगे, मान लेते हैं के तक टीमें हैं, ठीक है? तो ए जो है वो के की सभी टीमों के साथ खेलेगा, बस खत्म, ये होता है। अब क्या बोला गया है? अ लीग टूर्नामेंट इज़ अ कॉम्पिटिटिव जहाँ पे ऑल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, वो compete करती हैं अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक-दूसरे के खिलाफ compete करती हैं, ईच अदर कंप्लीट करती हैं और एक सीरीज़ ऑफ मैच खेलती हैं, ठीक है? प्रोलॉन्ग पीरियड। नॉकआउट में क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको हाँ, नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह नहीं, जहाँ पे उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, नॉकआउट में एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पे उनको एलिमिनेट करने के बाद भी बने रहते हैं वो लोग आफ्टर अ लॉस और प्ले अ सेट ऑफ नंबर ऑफ मैच, मतलब कि अगर वो हार भी जाती है तो भी टूर्नामेंट में बनी रहती है। नॉकआउट में उनको बाहर कर दिया जाता है, जब तक कि वो एक सेट ऑफ नंबर्स ना मैच ना खेले, तब तक वो टूर्नामेंट में बनी रहती है। अब इस टूर्नामेंट की बात सुनो, इसमें एलिमिनेशन नहीं होता है, क्यों? एवरी टीम प्ले ऑल मैचेस रिगार्डलेस ऑफ विन और लॉस। हर जो टीम होती है भाई, वो सारे मैचेस खेलती है, इसीलिए कोई एलिमिनेशन ही नहीं है। फेयर कंपटीशन है, क्योंकि ऑल टीम्स गेट इक्वल अपॉर्च्युनिटी, सभी टीम को क्या मिलती है? इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलती है अगेंस्ट एक-दूसरे के खेलने के, तो भाई फेयर कंपटीशन है। उसके बाद तीसरा क्या है? पॉइंट सिस्टम होता है, जो विनर होता है ना, वो डिसाइड होता है टोटल पॉइंट्स पे। टोटल पॉइंट्स का मतलब उसने कितनी टीम्स को हराया, कितने पॉइंट्स हुए, ठीक है? टोटल सभी मैच में उसने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, इस आधार पे विनर को डिसाइड किया जाता है। नॉकआउट में क्या था? नॉकआउट में था सिंगल मैच, सिंगल मैच डिसाइड कर रहा था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 8 टीमें हैं, 8 टीमें खेल रही है सिंगल लीग में। सिंगल लीग में खेल रही है, तो हम मैच कैसे निकालेंगे? 7 मैच होंगे। 7 मैच निकालने का फॉर्मूला जो होता है, 8 है तो यहाँ पे 7 माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए कितने मैच होंगे? 8 मैच होंगे, ठीक है? मै 7 मैच वन्स अगेंस्ट एवरी अदर टीम। टोटल मैचेस कितने होंगे? टोटल मैचेस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं बताऊँगी आगे, इसको भी तुम छोड़ दो, वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक समझ लिया कि जो लीग टूर्नामेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि दो जो जितनी भी टीम्स खेलती है, वो एक-दूसरे के साथ मैचेस खेलती है। फेयर कॉम्पिटिशन होता है, कोई एलिमिनेशन नहीं होता है, साथ ही पॉइंट सिस्टम होता है, इसके आधार पर ही विजेता घोषित किया जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट 2 टाइप का होता है। सिंगल लीग टूर्नामेंट, जहाँ पे जो टीम्स है, हर जो टीम्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होता है, वो एक बार तो दूसरी टीम के साथ खेलता ही खेलता है, ठीक है? एक बार खेलेगा ही खेलेगा, इसको बोलते हैं सिंगल लीग। जब एक से ज़्यादा बार, 2 बार खेलता है, ज़्यादा बार खेलता है, तो उसको बोलते हैं डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है? सिंगल लीग टूर्नामेंट में हम टोटल मैच को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? एन का मतलब वही पता है, एन मीन्स टीम। मैचेस निकालने का क्या फ़ॉर्मूला है और इसका भी फ़ॉर्मूला क्या है, जब भी हम इसको निकालते हैं, डबल लीग टूर्नामेंट में निकालने का फ़ॉर्मूला होता है एन माइनस 1, बस खून ही लगाना है। अब फिक्सचर जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे वो फिक्सचर था नॉकआउट फिक्सचर, समझ गए। यहाँ पे 3 टाइप के फिक्सचर होता है। एक होता है आपका स्टेयरकेस मेथड, ये स्टेयरकेस वाला ऐसे करके बनता है, ठीक है? एक होता है साइक्लिक, साइक्लिक में ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके बनता है और एक होता है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें स्टेयरकेस और साइक्लिक मेथड ही पढ़ना है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो सिंगल लीग टूर्नामेंट 2 टाइप के होते हैं, सिंगल
सॉरी लीग टूर्नामेंट, एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट, एक होता है डबल लीग। सिंगल लीग में जो भी टीम्स है, पार्टिसिपेंट्स है, वो एक बार एक दूसरे के साथ खेलते हैं। यहाँ पे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार खेलते हैं। ठीक है, 2 ये याद रखना, तुमसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है स्टेयर केस मेथड, साइक्लिक मेथड किस टूर्नामेंट के पार्ट है, भूलना मत है। अब बात करते हैं लीग टूर्नामेंट का, जो वो है कि लीग टूर्नामेंट की मैंने बात कर ली, 1 सेकंड पीछे हो गया ना ये। हाँ, ये भी हो गया। अब लीग टूर्नामेंट का समझ लो, जैसे मैंने वहां बताया था सेम वो चीज तुम्हें यहाँ पे भी देखनी है। लीग टूर्नामेंट में क्या करना है, सबसे पहले देखो साइक्लिक और स्टेयर केस मेथड। अगर टीम ऑड दी हुई है तो नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अगर इवन दी गई है तो भी सेम ही फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, किस चीज का, मगर मैच निकालने हैं। अगर आपको मैच निकालने हैं तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है दोबारा देखिए, n-1 डिवाइडेड बाय 2 अगर ऑड है। अगर इवन है तो भी वही सेम फॉर्मूला है n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैच ऐसे निकलते हैं। और नॉकआउट का भी यहाँ पे बता दूं, नॉकआउट का क्या था, नॉकआउट का सिंपल था n-1। ठीक है, यहाँ पे भी बस है, बस इसके साथ तुम n जोड़ देना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 2 नीचे लगा देना तो बन जाएगा लीग के मैचेस निकालने का फॉर्मूला कंप्लीट। एन का मतलब होता है, दोबारा बता देती हूँ, एन मींस टीम। जो आपको टीम्स दी होती है उनको बोलते हैं एन, नंबर ऑफ टीम होता है। उसके बाद होता है राउंड्स, कैसे निकालते हैं, एन है, एन मतलब जितनी टीम्स दी हुई है। अगर ऑड है, मान लेते हैं 9 टीम्स दी हुई है, तो राउंड्स कितने होंगे, 9 राउंड होंगे, क्योंकि एन 9 है तो इसको एन मानेंगे तो 9 टीम 9 राउंड होंगे। और अगर इवन दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 में से एक माइनस कर देंगे 7, कितने राउंड होंगे, 7 राउंड होंगे। क्लियर हो गया। राउंड्स निकालने के लिए इवन नंबर दिया हुआ है, दोनों में, साइक्लिक में भी और स्टेयर केस में, दोनों में यही होता है। 8 में से एक माइनस करोगे अगर आप साइक्लिक और स्टेयर केस का पिक्चर बना रहे हो। अगर आप नंबर ऑफ राउंड निकाल रहे हो, साइक्लिक और स्टेयर केस पिक्चर बना रहे हो, और ऑड नंबर की टीम्स दी हुई है, तो आप राउंड कैसे निकालोगे, जो टीम्स दी होंगी उतने ही राउंड होंगे। अगर इवन नंबर की टीम दी हुई है तो उसमें से एक माइनस कर दोगे, आपका राउंड, आपके राउंड आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस चीज को, एक बार फिक्सचर ड्रॉ करना सीख लेते हैं जल्दी से। स्टेप टू ड्रॉ फिक्सचर यूजिंग साइक्लिक मेथड। ठीक है, साइक्लिक मेथड के माध्यम से हम लोग फिक्सचर ड्रॉ करना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने ना इवन नंबर लिया है ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ सके। इवन नंबर का मैंने क्या बताया था, याद करो, यहाँ पे लिख रही हूँ। मैचेस को कैसे निकालेंगे, मैच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। उसके बाद क्या था, सेकंड मैं बताऊंगी राउंड कैसे निकालते हैं, तो बताओ मुझे। राउंड को मैंने बताया था, अगर इवन नंबर है तो हम n में से 1 को माइनस कर देंगे। हमारे पास n कितना दिया हुआ है, अभी ये नहीं, ये बस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग मैच निकालेंगे। मैच निकालने का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, n-1 डिवाइडेड बाय 2। फिर राउंड्स निकालेंगे, अगर इवन है तो n-1 कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों को 6 टीम्स का क्या फिक्सचर ड्रॉ करना है, किस मेथड से, साइक्लिक मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे। का फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। n कितना है हमारे पास, 6। 6 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 15। तो कुल कितने मैचेस होंगे हमारे, टोटल मैचेस कितने होंगे, 15। ठीक है, 15 मैचेस होंगे। ठीक है, और यहीं पे राउंड्स निकाल लेते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा राउंड। राउंड्स कैसे निकालेंगे, एन, बताओ n-1, बस ये नीचे 2 नहीं आएगा, बस ये यहीं तक रहेगा, n-1, n-1, n-1। ठीक है, n कितना है हमारे पास, 6, 6 में से एक माइनस कर देंगे, 5। आ गया आपका 15 राउंड्स है, 6, 15 मैच है और 6 सॉरी 5 राउंड्स है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको ड्रॉ करना सीख लो एक बार। कितने हैं, सबसे पहले 5 राउंड्स याद रखना। कितनी टीम्स है हमारे पास, टीम है हमारे पास 6। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, उस वाले को, ताकि तुम लोग को क्लियर रहे। साइक इसका हम लोग स्टेयर केस का देख रहे थे ना, कहाँ गया, स्टेयर केस का था ना वो, ये साइक्लिक मेथड था, ये साइक्लिक मेथड है। देखो ऐसे देखो, यहीं पे देख लो, यहीं पे समझ लो। सबसे पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। क्लियर है। सबसे पहले अगर इवन दिया हुआ होता है ना, इवन नंबर की टीम्स को हम लोग बाई नहीं देते हैं, ये याद रखना। ठीक है, बाई नहीं देंगे यहाँ पे।
अगर ऑड नंबर दिया होगा भाई तभी हम बाई देंगे, अदरवाइज बाई नहीं देंगे। इस चीज को याद रखना। इसलिए यहाँ पे देखो टीम ए का स्थान फिक्स है, ये यही रहेगा, ये नहीं हिलने वाला है, ये नहीं हिलेगा। एक का स्थान फिक्स है। अब 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब यहाँ पे देखना 6 इधर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ गया, फिर आ जाएगा 5 यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट में 4 आएगा, 2 आएगा। अगला जो स्टेप होगा इस तरीके से, जब ये यहाँ आएगा तो नीचे वाले नंबर खिसकते चले जाएंगे, खिसकते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। देखो मैं एक ड्रॉ करके सबसे पहले 1, ठीक है, एक का स्थान यही रखेंगे, 2 3 4 5 6, एक ये हो गया। अब क्या होगा, एक यहीं रहेगा हमारा, 6 यहाँ आ जाएगा, 6 आ गया, 2 नीचे खिसक के चला गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब दोबारा देखो, एक फिर यहीं रहेगा, एक यहीं रहेगा, 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, फिर 2 3 4, डन। देन फिर से यहाँ पे एक का स्थान वही रहेगा, यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये चीज यहाँ पे थोड़ा हो गया, एक सेकंड। यहाँ पे आपका 6 आएगा, और 6 के बाद 2, फिर यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे एक का स्थान रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2। कितने राउंड बने, कितने राउंड बने? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। आगे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये वाला ही सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखो, ये 5 राउंड बने। इसको बोलते हैं साइक्लिक मेथड, क्योंकि साइकिल की तरह चल रहा है। एक यहाँ आ रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ आया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्लियर है तुम लोगों को? मैं आगे बढ़ू। एक और चीज बताती हूँ, ये बता दिया था मैंने, ये भी हो गया। अब ऑड का समझ लो, ऑड का भी देख लो, ताकि तुम लोग को यहीं पे क्लियर हो जाए, तुम्हें कोई कहीं और भटकना ना पड़े। ऑड का क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे। नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ राउंड, जो भी टीम्स है उतने राउंड्स होंगे। हम यहाँ पे 5 टीम्स का फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं। कितनी टीम्स का? 5 टीमों का। 5 टीमों का फिक्सचर ड्रॉ करें तो क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। एन एन n-1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5, 5-1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, करो। 5 4 5 और 20, यानी कि 10 राउंड, 10 मैच होंगे। कितने मैच होंगे? 10 मैच होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड n है तो 5 राउंड, 5 राउंड होंगे, और कितने मैचेस होंगे? 10। अब तुम लोग को एक होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क क्या है, मुझे जो तुम साइक्लिक मैंने बताया था अभी, ठीक है, साइक्लिक मेथड वाला जो फिक्सचर बताया था, वो मुझे करके तुम बताओगे। अब तुम ड्रॉ करोगे, मैं एक चीज हेल्प कर रही हूँ, मैं बस एक राउंड का कर रही हूँ। राउंड पहले पे हमेशा बाई रहेगी, देन 1 2 3 4 5। अब आगे का तुम लोग कंटिन्यू करना, मुझे बताना कि हुआ कि नहीं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर सके। आगे का तुम देख लेना, टॉप पे बाई रहेगा, नेक्स्ट में भी बाई रहेगा, यहाँ भी ये भी बता देती हूँ, अगले में भी बाई रहेगा, अगले में भी बाई रहेगा, तो यहाँ पे भी टॉप पे तो बाई ही रहेगा, बाई का स्थान चेंज किया। नेक्स्ट, स्टेयरकेस मेथड समझ लो। स्टेयरकेस मेथड का क्या होता है, नंबर ऑफ मैचेस सेम रहेगा, वही n-1 डिवाइडेड बाय 2, और इवन नंबर है तो n-1 कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 6 नंबर उसका लिया है तो क्या हो जाएगा, 15 मैचेस होंगे, वही फॉर्मूले से 5 राउंड्स होंगे। इसका फिक्सचर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो इसका फिक्सचर इस तरीके से ड्रॉ होता है। हम लोग टीम कितनी टीम है, कुल मिला के हमारे पास टीम कितनी है, 5 टीमें हैं, ठीक है। तो 5 टीमें हैं, और हमें हर एक टीम के साथ हर एक मैच खिलवाना है, तो कैसे करेंगे हम लोग। टीम ए का मैच होगा टीम ए 2 के साथ, ठीक है, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ खेलेगी। फिर टीम 2 जो है 3 के साथ खेलेगी, टीम 2 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। फिर टीम जो 3 है वो 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ खेलेगी। टीम 4 से 5 के साथ और 6 के साथ खेलेगी, और टीम जो आपकी 5 है वो 5 और 6 के साथ खेलेगी। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से कुल मिला के 5 राउंड्स बनेंगे। मैं ड्रॉ कर देती हूँ ना एक बार, ताकि तुम लोग को यहाँ पे कोई डाउट ना रहे। देखो कैसे करेंगे, देखो कितनी टीम थी, ये याद है, 5 टीम है, ठीक है। तो एक एक किसके साथ, एक 2 के साथ खेलेगा,
3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, यहाँ तक ठीक है? देन अब 2 किसके साथ? 2 के साथ 3, 3, 2 खेलेगा 3 के साथ, 2 खेलेगा 4 के साथ, 2 खेलेगा 5 के साथ, ठीक है? उसके बाद 3 खेलेगा 4 के साथ और 3 खेलेगा 5 के साथ। यहाँ पे 5 राउंड्स नहीं होंगे, 1 6 के साथ भी खेलेगा, 2 6 के साथ भी, 3 6 के साथ भी। उसके बाद आएगा 4, 4 जो है वो 4 के साथ नहीं, 4 5 के साथ खेलेगा, ठीक है? और 4 6 के साथ खेलेगा। फिर आएगा 5, 5 5 के साथ नहीं, 5 6 के साथ खेलेगा। तो कितने हो गए आपके इस टाइप से? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 देन राउंड 5 कंप्लीट। ऐसे बनेगा स्टेयरकेस मैथड। जो टीमें हैं उनको एक साइड लिखो, जिसके साथ खेल रही है वो यहाँ लिखो। तुम सोच रहे हो कि ऊपर क्यों नहीं भाई, एक का एक के साथ हो गया, एक अपनी टीम एक के साथ कैसे खेल सकती, नहीं खेल पाएगी ना, तो एक टीम एक के साथ कैसे खेल पाएगी? एक 2 के साथ लिखो या 2 1 के साथ, बात तो एक ही है। एक 3 लिखो या 3 1 लिखो, बात तो एक ही है। 2 4 लिखो या 4 2 लिखो, बात एक ही है, ये ऑलरेडी खेल चुके हैं, बार-बार नहीं खेलेंगे। स्टेयरकेस बता दिया। इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल करें या फिर अगले लेक्चर में करें इसको? देखो इंट्राम्यूरल समझ लो, इंट्राम्यूरल क्या होता है? इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल क्या होता है कि इंट्राम्यूरल ना ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है? जो कहाँ पे होते हैं? जो होते हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं, ठीक है? किसी भी स्कूल, कॉलेज के अंदर होते हैं। इसको इंट्रा सॉरी ये एक्स्ट्राम्यूरल है, गलती हो गई, ठीक है? तो बस इंट्रा की जगह एक्स्ट्रा लगाना है, जो किसी भी स्कूल, कॉलेज के अंदर होते हैं। द वर्ड एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड एंड म्यूरल का मतलब होता है वॉल, यानी कि जो स्कूल, कॉलेज के बाहर होते हैं, बाहर जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। डन? ठीक है? अब क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपॉर्च्युनिटीज प्रदान करना, जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, ठीक है? इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्समैनशिप है, टीम स्पिरिट है, उसको डेवलप करना बच्चों के भीतर, आइडियाज़ को एक्सचेंज आइडियाज को, टेक्निक को डेवलप करना, ठीक है? इसके अलावा सेंस ऑफ कोऑपरेशन को डेवलप करना, इसके अलावा बच्चों को प्रोवाइड करना एक्सपीरियंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, जो हाई लेवल कॉम्पिटिशन होता है उसका एक्सपीरियंस देना। फिर इसके क्या इंपॉर्टेंस है? आइडेंटिफाई करना टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है? स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को डेवलप करना, ठीक है? इसके अलावा प्लेइंग स्टाइल, डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल का जो एक्सपोज़र है उसको प्रोवाइड करना, एनहांस करना सोशल इंटरैक्शन को बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, मोटिवेट करना स्टूडेंट को कि वो प्रैक्टिस करे रेगुलरली, खत्म। ठीक है? ये हो गया, ये था इंट्राम्यूरल, ठीक है? इंट्राम्यूरल का मतलब होता है, देखो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट या कॉम्पिटिशन ऑर्गनाइज्ड विद इन अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। कोई भी स्कूल है, ठीक है? कॉलेज है, इसके जो विद इन मतलब इसके विद इन या इनसाइड जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनको हम लोग इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन ऐसे होते हैं जो किसी स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, इंस्टीट्यूट के अंदर होते हैं, ठीक है? और जहाँ पे केवल और केवल वेयर पार्टिसिपेंट्स आर ऑल मेंबर ऑफ दैट सेम इंस्टीट्यूशन, उसी इंस्टीट्यूशन के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के मेंबर्स ही जो सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वही सेम बात, आइडेंटिफाई करना स्किल को एंड मेजर करना फिजिकल फिटनेस लेवल को, पार्टिसिपेंट की जो फिजिकल फिटनेस है उसको मेजर करना, स्किल को आइडेंटिफाई करना कि बच्चे कितना अच्छा खेल पाते हैं। कुछ-कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो इंट्राम्यूरल के माध्यम से वो पता कर पाते हैं। इसका उद्देश्य होता है क्रिएट करना एक एटमॉस्फेयर, मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जो स्पोर्ट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या करता है? फन को प्रमोट करता है, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट करता है पार्टिसिपेंट्स के बीच में। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम्स जो होते हैं अक्सर ऑफर करते हैं, एक वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स को ऑफर करते हैं। पॉपुलर चॉइसेस लाइक बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल टू मोर यूनिक एक्टिविटीज को
क्या करते हैं, ये पॉपुलर चॉइसेस होती हैं बच्चों की, बास्केटबॉल, इनके माध्यम से बच्चों का जो स्किल है वो डेवलप होता है। इसके अलावा बच्चों में ये पता चल पाता है कि वो कितने अच्छे से स्पोर्ट्स में, मतलब किन बच्चों का स्पोर्ट्स में अच्छा करियर आगे बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कॉम्पिटिशन स्कूल में, कॉलेजेस के अलावा जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जिसमें आपका हेल्थ के लिए अगर कोई रन है, तो हेल्थ रन होती है। अगर स्पोर्ट्स के लिए रन है, मतलब स्पोर्ट्स डे होता है, तो आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स डे स्कूल कॉलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो नॉर्मल से कॉम्पिटिशन से अलग कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है? इसके अलावा यूनिटी के लिए काफ़ी सारे रन होते हैं और फन के लिए कुछ रन्स होते हैं। इन रन्स को एक्चुअली या तो कभी-कभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ करती है, कभी कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन वो करते हैं। इस पे ज़्यादा इतना वो नहीं करना, मैंने मोटा-मोटा इस पे दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझसे पूछ लेना। और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। फाइनली हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, कोई भी डाउट आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो दैट मैं देख सकूँ और आपकी क्वेरीज़ का जल्दी से जल्दी वहाँ पे डाउट जो भी है उनको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, आने वाले टाइम में और भी मस्त-मस्त वीडियोज़, कंटेंट आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। और सो बहुत अच्छे से हम लोग फिज़िकल एजुकेशन की तैयारी करेंगे, ताकि तुम्हारे फिज़िकल एजुकेशन में से 90 इस बार 90 टू 95 में लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट मुझे तभी मिल सकता है जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।